हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में टेंसर एनालिसिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हम ये स्टार्ट कर रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, if a tensor equation holds in one coordinate system then which is not correct। तो इस क्वेश्चन में आप ये देखिए कि अगर कोई भी टेंसर इक्वेशन है, टेंसर इक्वेशन, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि अगर टेंसर इक्वेशन किसी एक सिस्टम में होल्ड कर रही है, ठीक है, टेंसर इक्वेशन होल्ड्स इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम, one coordinate system, then it holds in every coordinate system, coordinate system। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेंसर्स की कि अगर किसी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोई टेंसर इक्वेशन होल्ड कर रही है तब वो हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेगी, होल्ड करेगी। अब आप स्टेटमेंट्स को देखें, इट विल होल्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अगर कोई भी टेंसर इक्वेशन है होल्ड्स इन वन कोऑर्डिनेट सिस्टम देन विच इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो कौन सी चीज करेक्ट नहीं है ये आपको बतानी है। तो हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर होल्ड करेगा तो निश्चित रूप से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी क्या करेगा, होल्ड करेगा। तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इट विल होल्ड इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो अगर हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होल्ड कर रहा है तो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी ये निश्चित रूप से होल्ड करेगा, ठीक है। इट विल होल्ड इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल ये भी करेक्ट है, हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में होल्ड करेगा। इट विल नॉट होल्ड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर होल्ड करेगा तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी उस इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। आपको यहां पर कौन सा ऑप्शन चूज करना है, नॉट करेक्ट। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, डी। सेकंड क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये यहां पर एक टेंसर आपको, या ये कहें कि एक क्वांटिटी आपको दे रखी है, डेल ए आई बाई डेल एक्स जे इज। तो इसके बारे में बताने की ये क्या है। तो ए आई के बारे में हालांकि इसने कुछ भी नहीं दिया है अपने को, लेकिन फिर भी अगर मैं एक बार के लिए मान भी लूं कि ए आई सपोज क्या है, कोवेरिएंट वेक्टर है, कोवेरिएंट वेक्टर, ठीक है। तो कोवेरिएंट वेक्टर क्या है, टेंसर ऑफ रैंक 2, वो सॉरी रैंक 1, रैंक 1 का टेंसर। और इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल हम किस तरह से लिखते हैं, ए आई एक्स आई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहा हूं, बार वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने इसको लिख दिया तो ये आ जाएगा ए बार जे, और ये बन गया डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार जे, डेल आई बाई डेल एक्स बार जे। ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल हम लेते हैं किसका, कोवेरिएंट वेक्टर का। अब यहां पर क्या हो रहा है, इसका डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, डेरिवेटिव। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं पूरे का, सपोज एक्स बार के रेस्पेक्ट में मैं इसका क्या कर रहा हूं, डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा डेल ए बार जे बाई डेल एक्स बार के इज इक्वल टू ये क्या बनेगा, ए आई एक्स आई सिस्टम की क्वांटिटी है, तो डेल ए आई बाई सपोज मैंने डेल एक्स एल कर दिया, और फिर डेल एक्स एल बाई डेल एक्स बार के, क्योंकि एक्स आई सिस्टम की क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्ट एक्स बार के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आप नहीं कर सकते, इसलिए पहले इसका एक्स एल के रेस्पेक्ट में कर दिया और फिर एक्स एल का एक्स बार के रेस्पेक्ट में, और डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार जे को मैंने एज इट इज लिखा, और प्लस अब मैंने आई को एज इट इज लिखा, और इसका जब करेंगे तो डेल टू एक्स आई बाई डेल एक्स बार जे और डेल एक्स बार के, इसका, ठीक है। एक बार इसका मैंने किया ए आई का, दूसरी टर्म को एज इट इज लिखा, अब ए आई को एज इट इज लिखा है और दूसरी टर्म का डेरिवेटिव किया। तो ये डिफरेंस जब मैं डेरिवेटिव कर रहा हूं इसका, अगर टेंसर मानते हो तो इस तरह से मेरे पास आ रहा है, जो कि टेंसर्स का ट्रांसफॉर्मेशन रूल कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है, क्योंकि एक तो बीच में प्लस आ रहा है और साथ ही इसमें सेकंड ऑर्डर का क्या आ रहा है, डेरिवेटिव। तो विच इज नॉट ए टेंसर, विच इज नॉट
टेंसर। ठीक है, तो यहां पर यानी कि अगर किसी भी टेंसर का आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो क्या वो टेंसर होगा, ये क्वेश्चन यहां पर पूछा है आपसे। तो यहां पर ए टेंसर ऑफ रैंक 0, ठीक है, ए टेंसर ऑफ रैंक 2, ये भी गलत है क्योंकि डेरिवेटिव का टेंसर होना कोई जरूरी नहीं है, तो नॉट ए टेंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर कॉन्ट्रेक्शन ऑफ ए टेंसर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है यहां पर, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हम किस तरह से यहां पर चूज करेंगे, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहां पर आपको बताना है किसके बारे में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर होता क्या है, यहां पर सबसे पहले हम ये देखें, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए टेंसर क्या करते हैं अपन इसमें, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि कोई भी टेंसर है उसमें एक तो क्या लेते हैं हम, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स, कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स, और उसको किसके इक्वल लिखते हैं, 1 कोवेरिएंट इंडेक्स, 1 कोवेरिएंट इंडेक्स। ठीक है, तो किसी भी कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को किसी एक कोवेरिएंट इंडेक्स के इक्वल हम लिखते हैं। तो ये जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है, कॉन्ट्रैक्शन। और जब भी आप कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो जो टेंसर की रैंक है, ठीक है, टेंसर की जो रैंक है वो उसकी ओरिजिनल रैंक में से -2 हो जाती है। जब भी आप किसी टेंसर का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो उसकी रैंक जो ओरिजिनल टेंसर की है वो उसमें से -2 हम करेंगे। सपोज AIJ और ये कर दिया मैंने K, ये सपोज कोई भी टेंसर है, तो इसका जब मैं कॉन्ट्रैक्शन करूंगा, कॉन्ट्रैक्शन, तो कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए किसी एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स को किसी एक कोवेरिएंट इंडेक्स के बराबर में लिखूंगा। तो सपोज मैंने I = J कर दिया, तो I = जैसे ही मैंने J किया तो ये तो क्या बन जाएगा, डमी इंडेक्स। क्या बन गया, डमी इंडेक्स। और इस टाइप का एक्सप्रेशन बचेगा मेरे पास केवल। ठीक है, तो ये तो डमी इंडेक्स बन गया और ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बच गया ये। तो यहां पर जो टेंसर मेरे पास है इसमें इसकी रैंक कितनी है, 3, और यहां पर जो ये मेरा पास जो टेंसर आया इसकी रैंक क्या बनी, 1। ठीक है, यानी 3 - 1 = 2, तो रैंक क्या कितनी कम हो जाती है, 2 कम हो जाती है। तो अब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ता हूं इसमें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें चूज करना है। पहला स्टेटमेंट, कॉन्ट्रैक्शन इज बीइंग डन थ्रू इंडिसेस। कॉन्ट्रैक्शन को इंडिसेस के थ्रू किया जाता है, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि एक कॉन्ट्रावेरिएंट इंडेक्स लेते हैं, एक कोवेरिएंट इंडेक्स, इसका मतलब इंडिसेस के थ्रू ही हो रहा है सब कुछ। सेकंड पर आते हैं, इट रिड्यूसेस द रैंक बाय 2 फॉर एन इंडेक्स। ये जो टेंसर है आपका उसकी रैंक को किससे रिड्यूस कर रहा है, 2 से, ये भी करेक्ट है। सेट 2 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस इक्वल, ये कह रहा है कि 2 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेस को हम इक्वल करते हैं। ऐसा नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, हम एक तो क्या ले रहे हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट, और दूसरी इंडेक्स क्या ले रहे हैं, कोवेरिएंट। ठीक है, जबकि ये क्या कह रहा है आपसे कि दोनों इंडेक्स कैसी है, कॉन्ट्रावेरिएंट। तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट वाला देखें, सेट 1 कोवेरिएंट एंड 1 कॉन्ट्रावेरिएंट इंडिसेज इक्वल, तो ये करेक्ट है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए एक तो हम क्या लेते हैं, कोवेरिएंट इंडेक्स, और एक क्या लेते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट। तो आपको यहां पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो इस ऑप्शन में जो आंसर होगा आपका वो क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर ऑफ रैंक 2 इन Vn हैज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो n डायमेंशनल स्पेस Vn आपके पास है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी टेंसर में ले रहा हूं, स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है, और साथ ही इसकी रैंक कितनी दे रखी है, 2, यानी इस टाइप का टेंसर है AIJ, सेकंड रैंक का। तो सेकंड रैंक का टेंसर है तो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो AIJ = मैं क्या लिख सकता हूं, -AJI, इस तरह से लिख सकता हूं। इस तरह के कंपोनेंट्स हैं इस टेंसर के। अब अगर n डायमेंशनल स्पेस ले रहा हूं मैं, तो सेकंड ऑर्डर का जो टेंसर है इसके कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, तो मैं एक बार इस तरह बना सकता हूं, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स, लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स क्या बनेगी, A11, A12, A1n, A21, A22, A2n and so on, AN1, AN2,
और an n, ये कंपोनेंट्स की लिस्ट हो गई। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो रही है तो इसमें देखो, अगर मैं i इक्वल टू जे लिखूं, i इक्वल टू जे लिखने का मतलब है क्या लिख रहा हूं मैं, डायगोनल की एंट्री। तो ए आई आई इक्वल टू माइनस किसके हो गया, ए आई आई। दिस इंप्लाइज 2 इंटू ए आई आई इक्वल टू 0 और दिस इंप्लाइज ए आई आई इक्वल टू 0। इसका मतलब इसमें डायगोनल पर जितनी भी एंट्रीज हैं ये सारी तो 0 बन गई, तो डायगोनल तो आपका हट गया। तो टोटल कंपोनेंट्स यहां पर कितने लिखे हुए हैं, टोटल कंपोनेंट्स कितने हैं, एन स्क्वायर। कितने लिखे हुए हैं, एन स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एन क्रॉस एन का बन रहा है एन स्क्वायर। इनमें से डायगोनल वाले सारे 0 हैं। ठीक है, डायगोनल वाले खत्म हो गए, डायगोनल वाले सारे क्या बन गए, 0। ठीक है, तो रिमेनिंग क्या बचे आपके पास, रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग ये है एन स्क्वायर माइनस एन। अब ये कह रहा है इनमें से भी आपको कौन से बताने, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स। इंडिपेंडेंट, अब आप देखो, आप जैसे यहां पर ए आई जे और ए जे आई डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर आप इस तरह से लिख रहे हो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, तब अल्फा और बीटा तो एक दूसरे पर डिपेंड है, इसलिए इनमें से जब डिपेंड बन रहे हैं तो एक बार ही काउंट करोगे आप। यानी कि जैसे A12 किसके बराबर है, माइनस A21 के, तो केवल A12 को काउंट कर लो, क्योंकि A21 तो इस पर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब A12 A21 पर डिपेंड कर रहा है, A1n AN1 पर डिपेंड कर रहा है, यानी एक तरफ वाले दूसरी तरफ वालों पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जब इंडिपेंडेंट की बात करोगे तो केवल हम एक तरफ वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फाइंड करेंगे। तो डायगोनल वाले तो 0 हो चुके हैं, रिमेनिंग एन स्क्वायर माइनस एन है। एक तरफ वाले काउंट करेंगे तो इनका क्या कर देंगे अपन, हाफ कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके इंडिपेंडेंट कंपोनेंट हो गए, इंडिपेंडेंट कंपोनेंट। और इसको आप ये लिख सकते हो n इंटू एन माइनस 1/2। तो आप यहां से देख सकते हो n इंटू एन माइनस 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, उसके कंपोनेंट्स यहां पर फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए आई जे इज ए टेंसर। ठीक है, ए आई जे यहां पर क्या दे रखा है आपको, टेंसर दे रखा है। बी आई और सी आई आपको क्या दे रखे हैं, वेक्टर दे रखे हैं, और ये कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर है। ठीक है, एक क्या दे दिया आपको, बी आई, और दूसरा क्या दे दिया, सी आई। ठीक है, तो ये तो सिर्फ इसका मतलब है कि आई वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इनको ले रहे हो, यहां पर आप सीजे भी लो तो कोई भी अंतर नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है। देन द इनवेरिएंट इज, तब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से इनवेरिएंट कौन सा है। तो अब ध्यान देना आप, ए आई जे। ठीक है, पहले वाले ऑप्शन में आपको ये दे रखा है ए आई जे, जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए आई जे कोवेरिएंट फॉर्म में, ऑप्शन में ए आई जे कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में। तो इसके बारे में तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये वाला ए आई जे तो आपको दे ही नहीं रखा है। दूसरे वाले ऑप्शन में आए हम, ए आई जे। ठीक है, यही दिया हुआ है जो क्वेश्चन में है। बी आई का कंपोनेंट है क्योंकि कॉन्ट्रावेरिएंट है, और सी आई तो यहां पर सीजे दे दिया, ये भी कॉन्ट्रावेरिएंट है। अब यहां से देखो आप, आई रिपीट हो गया तो डम इंडेक्स हो गया, जे भी क्या है, डम इंडेक्स। तो इसकी अगर आप रैंक देखोगे, रैंक, तो वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, रैंक क्या आ रही है, 0, स्केलर बनेगा, और साथ ही ये निश्चित रूप से क्या बनेगा, इनवेरिएंट बनेगा। क्या बनेगा, इनवेरिएंट। अब इनवेरिएंट चेक करने के लिए आप इसको और भी सही तरह से, इनवेरिएंट की डेफिनेशन ये होती है, आई इक्वल टू किसके होता है, आई बार के। अगर आई इक्वल टू किसके हो, आई बार के, तब ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, टेंसर के इनवेरिएंट होने की प्रॉपर्टी। तो अगर मैं देखो आपको जो भी दे रखा है यहां पर, एक तो क्या दे रखा है आपको, ए आई जे, ठीक है, बी आई और सी जे। इस पर अगर मैं पूरे पर बार लगाऊं, ठीक है, पूरे पर बार, तो इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, आई और जे डमी इंडेक्स है, डमी इंडेक्स को किसी भी नई इंडेक्स से आप रिप्लेस कर सकते हो। तो ए बार, आई को मैं किसी भी नई इंडेक्स से रिप्लेस कर रहा हूं, सपोज पी से कर दिया, जे को मैंने क्यू से कर दिया, तो बी बार पी और बी बार क्यू, इस तरह लिख सकता हूं, क्योंकि आई और जे डमी इंडेक्स है, किसी भी नए इंडेक्स से रिप्लेस कर सकते हो। ए बार पी क्यू का मैं ट्रांसफॉर्मेशन रूल लिख सकता हूं, ए बार पी क्यू इक्वल टू में लिख सकता हूं, क्योंकि ए आई जे टेंसर दे रखा है आपको, तो ए आई जे और डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार पी डेल एक्स जे बाई डेल एक्स बार क्यू। इसी तरह से आप बी बार पी का लिख सकते हैं, बी बार पी इक्वल टू किसके होगा, बी आई डेल एक्स बार पी बाई डेल एक्स आई, और बी बार क्यू का जब आप लिखोगे तो बी जे
बी बार क्यू का जब लिखेंगे अपन तो बी नहीं है, सी ले लो आप इसको, ठीक है, सी, ठीक है, सी। तो सी बार क्यू का मैं लिख रहा हूं तो ये हो गया सी जे, और डेल एक्स बार क्यू बाई डेल एक्स जे। ये तीनों वैल्यू जब मैं यहां पर रखूंगा इसके अंदर यहां, तो आप देखो डेल एक्स आई बाई डेल एक्स बार पी, या डेल एक्स बार पी बाई डेल एक्स आई, ये तो कैंसिल हो जाएगा। डेल एक्स जे डेल एक्स बार क्यू, और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर कैंसिल, तो यहां केवल क्या बचेगा आपके पास, ए आई जे और बी आई और सी जे। यानी कि देखो ये तो बार वाला है और ये विदाउट बार वाला है, यानी ये कंडीशन आ गई आई बार इक्वल टू आई, इसलिए आई क्या कहलाएगा, इनवेरिएंट। ठीक है, तो ये तो पूरी तरह से अगर आप करो, अदरवाइज डायरेक्टली आप देखो ए आई जे यहां पर आपको दिया हुआ है, आई डमी बन गया, जे डमी बन गया, तो ये इनवेरिएंट बनेगा निश्चित रूप से। इसको अगर मैं देखूं इसको, तो ये इनवेरिएंट नहीं है, क्योंकि अब आई जे, अब देखो यहां पर बी आई, आप देखो बी आई यहां पर कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में, लेकिन यहां पर नहीं दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसी तरह इसमें देखो आप बी आई और सी जे कोवेरिएंट फॉर्म में दिए हुए हैं इस ऑप्शन के अंदर, जबकि क्वेश्चन में कॉन्ट्रावेरिएंट फॉर्म में, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो एक ही ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहो तो आप इस तरह से इसको कर सकते हो। तो जुड़े रहिए आप, ठीक है। और भी हम 4-5 इसमें लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे टेंसर्स के अलग अलग पार्ट्स। तो ये जो क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी थ्योरी भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि उसके पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, और साथ ही उसको किस तरह से अपन अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर वे में सॉल्व करना है तो किस तरह से कर सकते हो, अगर आपको डायरेक्टली उसको चेक करने की कोशिश करनी है तो किस तरह से आप उसमें ट्राई कर सकते हो। Thanks for watching. Comment, share and subscribe our YouTube channel if you are liking our videos. Thanks.